तो जो चैप्टर 3 है वो किस विषय पे है? टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेब्ट। क्या है? टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेब्ट। तो क्या अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है इक्विटी मार्केट में और क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है डेब्ट मार्केट में? डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स एंड देयर फीचर्स। बॉन्ड्स के बारे में अपन ने चैप्टर 2 में भी स्टडी किया है बहुत कुछ, और उनके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो अगेन सेम चीज है कि अपने पास बहुत पैसा है। ठीक है। पैसा अपने पास है, सरप्लस। तो सिक्योरिटी मार्केट किसके लिए बना है? इनेबल इन्वेस्टर टू डिप्लॉय देयर सरप्लस फंड इन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, जिसका फीचर क्या हो? प्री डिफाइंड हो, प्री डिफाइंड फीचर्स हो, और इशूड अंडर रेगुलेटरी सुपरविजन, यानी कि कोई रेगुलेशन भी हो उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई कुछ भी कर रहा हो। तो उसके फीचर्स डिफाइन है, प्री डिफाइंड फीचर्स है, और मोस्ट केसेस लिक्विड इन द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, लिक्विड होना चाहिए, जब चाहो खरीद सको, जिस रेट पे चाहो, यानी कि मार्केट रेट में आपको कभी भी अवेलेबल हो, लिक्विडिटी बराबर हो। ठीक है। वरना क्या होगा, आप बेच ही नहीं पाओगे तो क्या मतलब है ऐसे इन्वेस्टमेंट का? तो देयर आर ब्रॉड टाइप, टू ब्रॉड टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड डेब्ट। ठीक है। कोई भी बिजनेस, व्हेन अ बिजनेस नीड कैपिटल टू फंड इट्स ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन, यानी कि आपको ऑपरेशनल खर्चे के लिए चाहिए या आपको कंपनी एक्सपेंड करना है, तो कंपनी क्या करती है या बिजनेस क्या करता है? दोनों के बीच, इक्विटी या डेब्ट के बीच में चॉइस करते हैं कि भाई कौन सा हमारे लिए सुटेबल है। तो इक्विटी कैपिटल क्या होता है? इज अवेलेबल टू द कंपनी यूज फॉर एज लॉन्ग एज इट नीडेड, यानी कि जब तक चाहती है कंपनी तब तक उसे यूज कर सकती है। डेब्ट का कैपिटल क्या होता है? आपको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसे रिटर्न करना होगा, जिससे आपने लिया है उसको वापस देना होगा। ठीक है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। इक्विटी इन्वेस्टर्स जो होते हैं डू नॉट इंजॉय फिक्स एनुअल रिटर्न। आपने सुना है क्या कि इक्विटी में किसी ने इन्वेस्ट किया उसको फिक्स एनुअल रिटर्न मिल रहा है, जो भी उसने प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है? लेकिन डेब्ट वाले को क्या है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन प्रिंसिपल, और उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मैच्योरिटी में रिटर्न मिल जा रहा है। इक्विटी इन्वेस्टर कौन होते हैं? बिजनेस के ऑनर होते हैं। डेब्ट वाले कौन होते हैं? लेंडर, उधार दिया है जिसने। इक्विटी इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करते हैं इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, डेब्ट वाले ऐसा नहीं करते हैं। रेसिडुअल प्रॉफिट किससे बिलोंग करता है? इक्विटी इन्वेस्टर्स में। डेब्ट इन्वेस्टर क्लेम इज रिस्ट्रिक्टेड टू पीरियडिक फिक्स इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑन मैच्योरिटी। तो ये अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से, तो आपको चैप्टर 3 में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं कई बार। तो इक्विटी एंड डेब्ट में फंडामेंटल डिफरेंस होता है। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट असेट क्लासेस है, तो इन्वेस्टर को चॉइस बनाना पड़ता है कि कैसा। तो इक्विटी क्या होता है? रिस्की होता है, लॉन्ग टर्म होता है, ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, हाई वोलेटिलिटी होती है परफॉर्मेंस में, डिपेंड ऑन हाउ अंडरलाइंग बिजनेस इज परफॉर्मिंग, यानी कि आपका बिजनेस कैसा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। नो एश्योरेंस ऑफ रिटर्न, कोई रिटर्न की गारंटी नहीं है। बहुत सारे आईपीओ आए और लोगों के पैसे आधे के आधे के आधे, यानी कि सब खत्म। आईपीओ की बात कर लूं मैं तो, और बहुत सारे शेयर्स है जो बहुत, यानी कि कोई उसमें रिटर्न का कोई गारंटी नहीं दिखता है। यानी कि आपने इन्वेस्ट किया होगा तो आपने देखा होगा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट फ्लॉप हो जाते हैं, तो गारंटी नहीं है, और रिटर्न भी मिलता है तो 10 गुना 20 गुना मिलता है। सिंस द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बाउंड टू फ्लक्चुएट। ठीक है। डेब्ट क्या होता है? लो रिस्क, स्टडी इनकम ओरिएंटेड होता है। ठीक है। ये क्या करता है? स्टडी रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आपको जितना रिटर्न बोल दिया गया है उतना मिलेगा, चाहे वो बिजनेस प्रॉफिट में हो, प्रोवाइडेड द बिजनेस रिमेन प्रॉफिटेबल, डज नॉट डिफॉल्ट ऑन इट्स पेमेंट। अगर
बिजनेस आपको स्टडी रेट कब तक मिलेगा? जब तक बिजनेस प्रॉफिटेबल है और डिफॉल्ट नहीं कर रहा है आपके पेमेंट में, तब तक। अगर मार्केट में किसी को सबसे बड़ा सिग्नल चाहिए तो क्या हो सकता है कि अगर कोई कंपनी डेप्ट में डिफॉल्ट कर रही है, डेप्ट के पेमेंट में, तो बहुत बड़ा सिग्नल होता है। ऑल रेसिडुअल बेनिफिट ऑफ डिप्लॉइंग कैपिटल इज प्रॉफिटेबल बिजनेस गो टू इक्विटी इन्वेस्टर। ठीक है, लेकिन इक्विटी इन्वेस्टर इज लाइकली टू बी हायर, रिस्क जो है हायर होगा देन द डेप्ट इन्वेस्टर। यानी कि इक्विटी में रिटर्न भी हायर होगा और रिस्क भी हायर होगा। जैसे कोई कंपनी है, बिजनेस है, उसने बोरो किया 12% के रिटर्न, पैसे उधार ली, लेकिन अगर कंपनी 14% रिटर्न जनरेट कर रही है, ठीक है, तो डेप्ट इन्वेस्टर को केवल 12% मिलेगा। एक्सीड 2% बाई असेट्स केवल इक्विटी इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए होगा, लेकिन डाउन साइड हमेशा हर्ट करता है इक्विटी इन्वेस्टर्स। ठीक है, इफ द रिटर्न इज लोअर देन द बोरोइंग कॉस्ट, इक्विटी होल्डर हैव टू फॉरगो सम पोर्शन ऑफ देयर शेयर रिटर्न टू फुलफिल द कमिटमेंट टू द लेंडर। अगर बिजनेस फेल हुआ, देयर आर वेरी फ्यू चांस दैट दे वुड गेट बैक देयर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर डिफॉल्ट हुआ तो खत्म है आपका पैसा। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया, और ये चैप्टर मैं ऐसी ही सिंपल कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझा सकूं। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे चूज करते हैं इक्विटी एंड डेब्ट में। इन्वेस्टर जिसको लो रिस्क चाहिए, जिसको डर लगता है, या मे बी उसका एपिटाइट नहीं है कि वो सहन कर सके, तो लोअर रिस्क है तो वो डेब्ट को चुन सकते हैं। हायर रिटर्न चाहिए तो इक्विटी को चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है? मोस्ट इन्वेस्टर टेंड टू एलोकेट देयर कैपिटल बिटवीन दो टू चॉइस। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन कितना है, कितने समय के लिए, रिस्क एपिटाइट क्या है। ठीक है, अब देखिए टर्मिनोलॉजी क्या होता है। देखो यहां से क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर इसे आप समझोगे तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आए। तो फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू, इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं, तो नॉमिनल प्राइस ऑफ शेयर नोन एज फेस वैल्यू, और इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय इट्स फेस वैल्यू। इक्विटी कैपिटल कैसे डिफाइन होती है? नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं फेस वैल्यू से। अगर आपने 1 लाख शेयर इशू किए, फेस वैल्यू 10 है, तो इक्विटी कैपिटल कितनी होगी? 10 लाख। शेयर जो इशूड होते हैं इन्वेस्टर को फेस वैल्यू में होते हैं, अगर फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस हुआ तो प्रीमियम, और फेस वैल्यू से कम प्राइस में हुआ था डिस्काउंट देन द फेस वैल्यू। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, फेस वैल्यू हमेशा चेंज नहीं होती जब तक कंपनी डिसाइड ना करे कि वो स्प्लिट करना चाहती है या कंसोलिडेट करना चाहती है। फेस वैल्यू रिड्यूस होती है जब वो स्प्लिट होता है शेयर, इंक्रीज होती है जब कंसोलिडेट होता है। अगर एक इन्वेस्टर एक शेयर रखे जिसकी वैल्यू 10 रुपए फेस वैल्यू, और कंपनी डिसाइड की है कि 1 शेयर को 5 शेयर्स में स्प्लिट करना है, तो न्यू फेस वैल्यू कितना हो गया? 2 रुपीज। और इन्वेस्टर के पास शेयर कितने हो गए? 5। ठीक है, फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेटिंग द डिविडेंड। ठीक है, व्हेन डिविडेंड इज मेंशन्ड एज अ परसेंटेज, परसेंटेज इज रिकॉर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फेस वैल्यू। आपने देख सुना होगा कि जो डिविडेंड है वो परसेंटेज में मेंशन किया जाता है कि 10% है, 20 है, 30 है। तो वो फेस वैल्यू का 10, 30, 50, 100 होता है। ठीक है, जैसे फेस वैल्यू है 10 रुपए और डिक्लेयर किए 30% डिविडेंड, इसका क्या मतलब है? 3 रुपीज पर शेयर। ठीक है, एक कंपनी विथ फेस वैल्यू ऑफ 2 डिक्लेयर किया 30% डिविडेंड, तो कितना हुआ? 60 पैसा पर शेयर। ठीक है, तो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज
अच्छे से देखिएगा, इजी है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आते हैं कई बार। डिविडेंड निकालना, डिविडेंड परसेंटेज दे दिया गया रहेगा। जब एग्जामिनर को चाहिए कि वो थोड़े इजी क्वेश्चन पूछे, तो इस टाइप के भी पूछता है। नेक्स्ट होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है? नेटवर्थ होता है कंपनी का। ठीक है। अगर आपको बुक वैल्यू पर शेयर कंप्यूट करना है, पर शेयर, तो नेटवर्थ को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर, आउटस्टैंडिंग शेयर। आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ है, और शेयर का प्राइस क्या है, यानी कि आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, उसे डिवाइड कर दो। ठीक है। तो बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू पर शेयर मीन थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ मनी ईच शेयर वुड गेट। प्रत्येक शेयर प्राप्त करेंगे उतने पैसे जब कंपनी वाइंड अप हो रही है। वाइंड अप यानी बंद किया, तो पर शेयर कितने पैसे आपको थ्योरेटिकल अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है। और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बैलेंस शीट दो चीजें होती है, शेयर कैपिटल एंड डेट। ठीक है। असेट्स ऑफ कंपनी आर लिस्टेड इन बैलेंस शीट एज इट्स बुक वैल्यू। असेट्स होती है ना कंपनी की, वो लिस्टेड होती है यानी कि बैलेंस शीट में एज इट्स बुक वैल्यू, और कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट डिफरेंट होती है। आप नहीं जानते हैं कि आप कितने में उसे सेल कर पाएंगे। ठीक है। और इट इज एज्यूम दैट ईच असेट ऑफ द बैलेंस शीट में बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट बुक वैल्यू। एज्यूम किया जाता है कि आपने जो उसका प्राइस बुक वैल्यू में रखा है, उतने ही प्राइस में वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आफ्टर फुल्ली ऑनरिंग द बिजनेस लाइबिलिटी। ठीक है। कैश इक्विवेलेंट टू नेटवर्थ वुड बी लेफ्ट फॉर द शेयर होल्डर, यानी कि जितनी बिजनेस की लाइबिलिटी आप ऑनर कर लो नेटवर्थ के, है ना, उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो शेयर होल्डर के होते हैं। और एबिलिटी ऑफ कंपनी टू मीट इट्स लाइबिलिटी, अपने लाइबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए डिपेंड करते हैं कि रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है सर। ठीक है। नेक्स्ट होता है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। आज डेली आप लोग देखते होंगे मार्केट में किसी का प्राइस घट रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इंटायर इक्विटी ऑफ कंपनी को क्या कहते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है। और कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मार्केट प्राइस पर शेयर, जिसे मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। मार्केट वैल्यू शेयर की डिपेंड करती है, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा कंपनी का, मार्केट सेंटीमेंट कैसा है, मार्केट में बियरिश है, बुलिश है, क्या कुछ खराब न्यूज है, अच्छी न्यूज है, लिक्विडिटी कैसी है, उसके ऊपर भी। ठीक है। तो ये मार्केट वैल्यू बहुत इजी है। रिप्लेसमेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होता है? दिस रिफर टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल असेट ऑफ कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप कोई एक कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, एक न्यू कंपनी बनाना चाहते हैं विद सेट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लांट, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के पास है। अगर आप कोई भी कंपनी का नाम ले, जैसे रिलायंस, सेम रिलायंस बनाना चाहते हैं, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम प्लांट, या सेम आईटीसी बनाना चाहते हो, या सेम टाटा स्टील बनाना चाहते हो, तो आज के डेट में कितना कॉस्ट होगा, कितना पैसा खर्चा होगा, उससे बोलते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू। देखो बहुत छोटा सा है, लेकिन क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है। नेक्स्ट होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इसे बहुत अच्छे से देखिए। इंट्रिंसिक वैल्यू क्वेश्चन आता है, बहुत लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू में। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ असेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो फ्रॉम द असेट। ठीक है। सिंपल टर्म में बोले तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है। द अप्रोप्रिएट रेट ऑफ डिस्काउंट होल्ड द की टू अराइव एट पर्टिकुलर इंट्रिंसिक वैल्यू।
देखो यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कैसे आते हैं मैं बता रहा हूं। द डिस्काउंटिंग द दिस एस्पेक्ट वुड बी कवर इन द लेटर चैप्टर, ने कि आगे भी देखेंगे इंट्रिंसिक क्या होता है। ठीक है, इन्वेस्टिंग इन इक्विटी, आप जब भी इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट एस्टिमेटिंग द इक्विटी इंट्रिंसिक वैल्यू, और कितना प्राइस आप पे कर रहे हो टूडे टू अर्न द एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, दो चीजें होती है इक्विटी इन्वेस्टिंग में, देयर आर टू डिस्टिंक्ट नोशन, वैल्यू होता है और एक प्राइस होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज द एस्टिमेटेड वैल्यू पर इक्विटी शेयर, मीन्स जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो पर इक्विटी शेयर की एस्टिमेटेड वैल्यू है। ठीक है, एस्टिमेट किया कि इतनी वैल्यू होनी चाहिए। और कैसे बेस्ड किया, बेस्ड ऑन फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ऑफ कंपनी, आपको क्या दिख रहा है, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल क्या दिख रही है, उसके बेस्ड में आपने देखा कि इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर कितनी एस्टिमेट। ठीक है, लेकिन मार्केट प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग वेरियस एस्टिमेट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कई बार इक्वल भी होती है मार्केट वैल्यू से, कई बार लेस भी होती है, और कई बार मार्केट वैल्यू से ज्यादा भी होती है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, मोर देन मार्केट वैल्यू, तो स्क्रिप्ट को क्या बोलेंगे, अंडर वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है। ठीक है, मोर देन मार्केट वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू लेस है देन मार्केट वैल्यू, तो उसे ओवर वैल्यू कहेंगे। और दोनों इक्वल है तो इक्वल कहते हैं। ठीक है, लेकिन अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू उसको अच्छे से देखिए। ठीक है, मार्केट वैल्यू से अगर ज्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू तो अंडर होता है, मार्केट वैल्यू से कम है इंट्रिंसिक वैल्यू तो ओवर वैल्यू है। ठीक है, तो गोल क्या रहता है अपना कि अंडर वैल्यू को खरीदो और ओवर वैल्यू को सेल कर लो, लेकिन इतना आसान नहीं है अभी। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है ना, तो बट इज टफ टू मेक दिस इवेल्यूशन करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली बिकॉज व्हाट इज बीइंग प्राइस इज द अननोन फ्यूचर ऑफ द कंपनी। देखो इक्विटी इन्वेस्टिंग में क्या क्या रिक्वायर होता है, आइडेंटिफाइंग एक्सप्लॉइटिंग इनएफिशिएंसी एंड नॉट एमिनेबल टू मैथमेटिकल फॉर्मूला, क्वालिटेटिव फैक्टर देखना पड़ता है, ऑफ असेस फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ कंपनी, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। ठीक है, इक्विटी इन्वेस्टिंग एज वेल एज साइंस, स्टॉक मार्केट, क्या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना एक आर्ट भी है और एक साइंस भी। ठीक है, स्टॉक मार्केट वेयर एस्टिमेट आर मेड एंड एक्टेड अपॉन थॉरो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इक्विटी फीचर ऑन सोशल इकोसिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर यानी ह्यूमन साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्फ्लुएंस रहता है बिहेवियर और कॉग्निटिव लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं। मार्केट कैप किसको बोलते हैं, इज द वैल्यू प्लेस बाय वेरियस मार्केट प्लेयर कलेक्टिवली फ्रॉम द इंटायर कंपनी, और कैसे रिफ्लेक्ट होता है, करंट मार्केट प्राइस। कंप्यूट कैसे होता है, अभी अपन ने जस्ट देखा था कि मार्केट प्राइस पर शेयर, उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं बाई टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो वहां से मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल आता है। 1 लाख शेयर्स हैं, मार्केट करंट ट्रेडिंग प्राइस है 20 रुपए, तो मार्केट कैप कितना हो गया, 20 लाख रुपए। ठीक है, और मार्केट प्राइस कल अगर किसी शेयर का प्राइस बढ़ता है और घटता है तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैप भी डेली चेंज होते रहता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैपिटल के अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरी होती है स्टॉक की, एक होती लार्ज कैप, जो लार्जेस्ट कंपनी है जो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को, रिटेलर और इंस्टीट्यूशनल दोनों को, इसमें हायर लेवल ऑफ लिक्विडिटी होती है।
मोस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक आर लार्ज कैप। ठीक है, जो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं वो लार्ज कैप होते हैं। ठीक है, ब्लू चिप स्टेटस कैसे आता है? लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री, स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी के अनुसार। लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी होती है ना लार्ज कैप स्टॉक्स में। ट्रस्ट मी, मैं जब एग्जाम दिया था तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्लू चिप और लार्ज कैप में क्या होता है, कि विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लार्ज कैप। ठीक है। मिड कैप शेयर क्या होता है? जिसमें गुड लेवल ऑफ लिक्विडिटी होती है बट उसका मार्केट साइज मीडियम होता है। ठीक है। इसमें लार्ज कैप में अच्छी लिक्विडिटी होती है ना। फिर होता है स्मॉल कैप, जो स्मॉलर साइज है लेकिन उसमें उतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती। कई बार आपने स्मॉल कैप शेयर्स को देखा होगा, अचानक एक बार अगर गिरता है ना तो 30 से 40% गिरता है, क्योंकि कोई खरीदार ही नहीं होता एक बार अगर पिटा तो। आपने देखा होगा कि स्मॉल कैप जब गिरते हैं तो 10 से 12%, 20% कंटिन्यू पिटाई होती है, तो एक महीने में ही 30 से 40% भी गिर जाते हैं। लेकिन जब अगर लार्ज कैप ऐसा गिरा तो सोचो वो क्या होता है अगर इस टाइप से लार्ज कैप अगर कभी गिर जाए तो। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, लार्ज, मिड एंड स्मॉल। तो देयर इज नो स्पेसिफिक कट ऑफ फॉर लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। जो टॉप 50 और 100 शेयर होते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार वो लार्ज होते हैं। नेक्स्ट 200 to 500 होते हैं मिड कैप। और 500 के बाद जितने बचे हैं, सब स्मॉल कैप होते हैं। ठीक है। Therefore, one can observe the ranking is depend on floating value threshold, changing according to market period and regulatory differences. फिर होता है मार्केट कैप इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ द साइज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट। ठीक है। द रेशो ऑफ मार्केट कैप टू जीडीपी, मार्केट कैप क्या है और कंट्री की जीडीपी क्या है, इज अ रिलीवेंट मेजर फॉर द पर्पस। ठीक है। नेक्स्ट होता है इंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है। इंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है कि उससे क्या पता लगता है कि ओवरऑल वैल्यू कितनी है बिजनेस की। ओवरऑल, तो इंटरप्राइज वैल्यू से ओवरऑल बिजनेस की वैल्यू पता चलती है। क्यों? एक बिजनेस को बहुत सारे फंड होते हैं, फंडेड होते हैं वेरियस सोर्सेज से। ठीक है। ऑफ कैपिटल। तो इंटरप्राइज वैल्यू फोकस ओनली ऑन कैपिटल दैट इज गेनफुली एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। ठीक है। इंटरप्राइज वैल्यू ऑफ अ फर्म विच हैज इन्वेस्टेड इन सब्सिडरी और कंसोलिडेटेड बेसिस बाय फॉर्मूला। तो ये इसका फॉर्मूला है, देखो इस बार। ईवी, मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी, वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रीफर्ड कैपिटल ऑफ पेरेंट्स, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट ऑफ द पेरेंट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रीफर्ड कैपिटल ऑफ सब्सिडरी, प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट ऑफ द सब्सिडरी, माइनस कैश और कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। इसको देख लेना अच्छे से, ये एक फॉर्मूला अच्छे से देख लेना और इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। केस स्टडी में आता है, आप में से किसी ने एग्जाम दिया है तो केस स्टडी में शायद आपको ईवी से क्वेश्चन दिखा ही होगा। ठीक है। और जब कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पे होता है तो ये फॉर्मूला है। जब स्टैंड अलोन बेसिस पे होता है तो मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी ऑफ पेरेंट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रीफर कैपिटल ऑफ पेरेंट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट ऑफ द पेरेंट माइनस कैश, कैश इक्विवेलेंट प्लस नॉन ऑपरेटिंग या नॉन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेरेंट्स ओनली। तो कंसोलिडेट में ये फॉर्मूला और स्टैंड अलोन में ये वाला फॉर्मूला लगता है। और ये वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट जो यहाँ लिखे हुए हैं शुड बी बेस्ड ऑन फेयर मार्केट वैल्यू। और फेयर वैल्यू अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की पता करना डिफिकल्ट होता है। एंड बैंक के डेप्ट कितनी। ठीक है। तो एनालिस्ट में यूज द बैलेंस शीट वैल्यू एज प्रॉक्सी, फेयर वैल्यू इज नॉट अवेलेबल। ठीक है।
तो अंडरस्टैंड करिए थोड़ा सा इस टाइप से कि एक एग्जांपल दिया है बैलेंस शीट में, कॉमन इक्विटी दिया है, प्रीफर कैपिटल, डेब्ट आउटस्टैंडिंग दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो कैसे निकालेंगे? और कॉमन इक्विटी कंप्रोमाइज ऑफ 10 लाख शेयर, फेस वैल्यू 10, शेयर प्राइस 340। तो मार्केट कैप कितना हो गया? 34 करोड़। ठीक है। और फेयर वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इज अननोन, तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी है उसको अपन फेयर मान लेंगे। ठीक है। तो इंटरप्राइज वैल्यू निकालना है, तो 34 करोड़ तो मार्केट कैप हो गया, 8.5 करोड़ हो गया प्रिफरेंशियल शेयर, प्रिफर कैपिटल हो गया, 6.5 क्या हो गया? 6.4 डेब्ट आउटस्टैंडिंग हो गई। और आपने हमेशा देखा होगा कैश एंड इक्विवेलेंट माइनस हो जाता है और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी माइनस हो जाता है, तो ये दोनों माइनस हो गया। तो टोटल ईवी वैल्यू कितनी है? 45 करोड़। ठीक है। इसको अच्छे से देखना बॉस, अगर एक केस स्टडी में एक ना एक ये फंसता ही फंसता है। ठीक है। क्या 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 इसमें प्लस होता है, क्या माइनस होता है, ये याद रख लो। माइनस क्या होता है? कैश एंड इक्विवेलेंट या फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट है या कैश है या कैश के इक्विवेलेंट भी है, ठीक है, तो वो माइनस होगा। और प्लस क्या होगा? प्रीफर कैपिटल, डेब्ट आउटस्टैंडिंग और मार्केट कैप, मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी ऑफ द पेरेंट। ठीक है। जैसे यार 12 करोड़ दिया हुआ है कॉमन इक्विटी का, लेकिन यहां पे दिया हुआ है कॉमन इक्विटी का रियल वैल्यू, तो यहां से लेंगे ना अपन मार्केट कैपिटलाइजेशन का फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू 34 करोड़ है, यहाँ पे 12 करोड़ दिया हुआ है, लेकिन जब यहाँ पे दिया है कि शेयर 10 लाख है और उसका फेस वैल्यू 10 है, तो यहां से अपन फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं ना। ओके। बहुत इजी है, समझने की कोशिश करिएगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट होता है अर्निंग, हिस्टोरिकल, ट्रेलिंग और फॉरवर्ड। ठीक है। अर्निंग क्या होता है? अर्निंग आर द प्रॉफिट, जो आपको फायदा हुआ, आर प्रॉफिट इन अ बिजनेस। अर्निंग कैन बी डिफाइंड एट वेरियस लेवल। ठीक है। नेट प्रॉफिट के अनुसार आर द प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी ऑनर। नेट प्रॉफिट किसके लिए अवेलेबल होता है? इक्विटी ऑनर्स के लिए। देखो यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कई बार। ईबिट किसके लिए होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अवेलेबल फॉर एप्रोप्शन अमंग लेंडर, गवर्नमेंट एंड ऑनर, ये भी आता है। एबिटा किसके लिए होता है? टू अ बिजनेस टू रिकवर द कैपिटल इन्वेस्टेड इन टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट। ठीक है। तो लेटर टू बी अप्रोप्रिएट अमंग लेंडर, गवर्नमेंट एंड ऑनर। अर्निंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्या बोलते हैं? पिछले साल की, प्रीवियस ईयर की अर्निंग, उसको क्या बोलेंगे? हिस्टोरिकल अर्निंग। ट्रेलिंग अर्निंग रिफर टू द अर्निंग ऑफ द मोस्ट रिसेंट पीरियड, जो यूजली डे और मंथ ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है। द पॉपुलर वेरिएंट ऑफ ट्रेलिंग अर्निंग है टीटीएम, ट्रेलिंग 12 मंथ, टीटीएम, इमीडिएट प्रीवियस 12 मंथ। ठीक है। ट्रेलिंग 4 क्वार्टर, इमीडिएट प्रीवियस 4 क्वार्टर। ठीक है। टीटीएम, ये जो होते हैं थोड़े यूजफुल होते हैं। एक अपन मैंने बताया हिस्टोरिकल, एक हो गया ट्रेलिंग। ठीक है। इट इज नॉट द फाइनेंशियल और क्वार्टरली ईयर। अर्निंग कंप्यूटेड बेस्ड ऑन फ्यूचर रेवेन्यू और कॉस्ट प्रोजेक्शन, उसको फॉरवर्डिंग बोलते हैं, यानी कि आपको फ्यूचर की रेवेन्यू को आप या उसकी कॉस्ट या प्रॉफिट को आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, तो वो हो गया फॉरवर्ड। इस बार थोड़ा डिटेल में बताया, लास्ट के प्रीवियस बुक में शायद थोड़ा कम एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन किया है इसको। फिर ईपीएस। ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है? नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिलोंग टू द शेयर होल्डर। जो नेट प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स का होता है। अर्निंग पर शेयर इज द नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ और आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हुए, तो उससे आप ईपीएस निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। और ये क्या इंडिकेट करता है? प्रॉफिट दैट कंपनी अर्न
फॉर एवरी शेयर, जितने शेयर उसने इशू किए तो प्रत्येक शेयर उसको प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, ईपीएस का फॉर्मूला है, भूलना मत। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट 10 लाख हुआ, आउटस्टैंडिंग शेयर है 2 लाख, तो ईपीएस कितना हुआ 5 रुपीज। हायर ईपीएस शो करता है हायर प्रॉफिटेबिलिटी और बेटर रनिंग ऑफ फॉर द शेयर होल्डर। ठीक है, तो आदमी इंसान क्या प्रिफर करेगा, जिसका ईपीएस हाई हो एज कंपेयर टू लोअर ईपीएस कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट होता है डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड क्या होता है, डिक्लेयर होता है परसेंटेज के टर्म में ऑफ द फेस वैल्यू। ठीक है, और इट इज ऑल्सो द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, कुछ पोर्शन प्रॉफिट के कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर को। ठीक है, तो जैसे 40% डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने और फेस वैल्यू 10 है, तो कितना डिविडेंड हुआ 4 रुपीज, इसको बोलते हैं डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग द डिविडेंड पेड, कितना पेड किया और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कितने। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर को अगर डिवाइड करते हैं ईपीएस से, ईपीएस अर्निंग पर शेयर से, तो उसको डिविडेंड पे आउट रेशो भी कहते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट है डिटेल में स्टडी करना, कितनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे शेयर की गई हैं। अब बहुत से स्टूडेंट इस बार एग्जाम में पूछ देगा सर डिविडेंड पे आउट रेशो क्या था, तो जो डिटेल में पढ़ा होगा उसको कहीं ना कहीं याद होगा। तो डिविडेंड पर शेयर को डिवाइड करोगे अर्निंग पर शेयर, तो वो डिविडेंड पे आउट रेशो होता है। ठीक है, ऑल क्लियर ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। सर ये डीपीएस वाला एक बार और डिफाइन कर दीजिए ना। ओके, तो डिविडेंड क्या होता है, डिक्लेयर कैसे होता है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। जैसे फेस वैल्यू 10 रुपए है और कंपनी बोल रही है कि अपन 40% डिविडेंड देंगे, तो 10 रुपए का 40% कितना हुआ 4 रुपए, तो ये हुआ डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, 4 रुपए प्रत्येक शेयर के को देगी वो। अब डिविडेंड पर शेयर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिविडेंड कितना पेड किया और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने थे, डिवाइड डिविडेंड है ना, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर एज ऑन डेट ऑफ पेइंग डिविडेंड। ठीक है, और नेक्स्ट होता है डिविडेंड पर शेयर को अगर डिवाइड करते हैं, डीपीएस को डिवाइड करते हैं ईपीएस से, तो वो क्या हो जाता है डिविडेंड पे आउट रेट। ठीक है, आपका ईपीएस है 10 रुपया, डिविडेंड आपने 4 रुपए दिया है, तो ईपीएस आपका आ रहा है 10 रुपए, लेकिन उसमें से 4 रुपए ही आपने एज अ डिविडेंड से दिए कंपनी को, यानी कि इन्वेस्टर्स को, तो वो हो गया डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझिएगा कि ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, कितना अर्निंग हुआ पर शेयर और कितना डिविडेंड पर शेयर दिया उन्होंने, तो यहां से डिविडेंड पे आउट रेशियो निकल जाता है। ठीक है, फिर होता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यस सर, एनी क्वेश्चन सर। ओके, केवल ये अर्निंग पर शेयर को देख लीजिए पी, इसके बाद अपन थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होता है, जिसको पी रेशो बोलते हैं। मार्केट प्राइस कितना चल रहा है शेयर का, मार्केट प्राइस पर शेयर, उसको डिवाइड करते हैं ना अर्निंग पर शेयर से, तो पी रेशो आता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। यानी कि कितना मार्केट या कितना इन्वेस्टर देने को तैयार है पर रुपीज ऑफ अर्निंग, 1 रुपए की अर्निंग में इन्वेस्टर या मार्केट आपको कितना देने को तैयार है। ठीक है, पी रिफर कैसे कैसे होता है, मल्टीपल ऑफ पर रुपीज ऑफ अर्निंग। जैसे किसी का मल्टीपल है 12,
इसका मतलब है अर्निंग 1 रुपया है लेकिन आपको 12 रुपया मिल रहा है, 12 टाइम्स ऑफ अर्निंग। पी मल्टीपल जो हिस्टोरिकल अर्निंग से होती है उसकी लिमिटेड वैल्यू है। प्राइस भी क्योंकि चेंज होते रहता है डायनेमिकली, आप देखोगे हर क्वार्टर प्राइस चेंज हो जाता है, अर्निंग भी चेंज हो जाती है, अपडेट होते रहती है हर क्वार्टर में। ठीक है। तो प्राइस टेंड टू मूव इवन आफ्टर हिस्टोरिकल अर्निंग पर शेयर इज नोन, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में अर्निंग क्या होने वाली है। अगर एक्सपेक्टेड है कि अर्निंग ऑफ द फर्म, किसी भी कंपनी का अर्निंग ग्रो होने वाला है, तो आपको हायर मल्टीपल पर रुपीज ऑफ अर्निंग मिलेगी, तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा पैसे देने को तैयार है। ठीक है। और प्रोस्पेक्टिव पी और हाउ मच द करंट प्राइस इज डिस्काउंटिंग द फ्यूचर अर्निंग। ठीक है, जैसे एक कंपनी है XYZ, वो ट्रेड कर रहा है 20 टाइम ऑफ 2014 अर्निंग, लेकिन वो स्टील ट्रेड कर रहा है 15 टाइम ऑफ 2015 अर्निंग। ठीक है। तो द ग्रोथ ऑफ EPS क्या लग रहा है, हाई। करंट पी जो है इज हाई कंपेयर टू फॉरवर्ड पी। ठीक है। दिस इज नॉर्मल बिकॉज द न्यूमरेटर ऑफ बोथ वेरिएंट ऑफ पी इज द सेम, डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि 2014 की अर्निंग कम है एज कंपेयर टू 2015। ठीक है। जब भी आप पी रेशो देखते हो तो उसको थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लो कि क्या कहना क्या जाता है। कोई भी कुछ भी पी पी जब देखो, कोई जहां पे देखो पी पी चलते रहता है, प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, उसको समझो, फिर समझ में आएगा कि फॉरवर्ड पी क्या, हिस्टोरिकल क्या थी, EPS कितनी रही है। ठीक है। तब आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। और पी रेशो तो ऐसा है कि NISM के एग्जाम्स में आता ही आता है, हर जगह। ठीक है। तो मोस्ट पब्लिकेशन और रिपोर्ट क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं सो द पी यूजिंग हिस्टोरिकल अर्निंग। ठीक है, फ्रॉम द लेटेस्ट क्वार्टरली। एनालिस्ट एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर अर्निंग, जो कि वाइडली अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर अर्निंग कहां से पता लगता? तो सबका डिफरेंट व्यू होता है। तो पब्लिकेशन रिपोर्ट में क्या लिखते हैं, कॉन्सेंसस व्यू ऑफ प्रोस्पेक्टिव अर्निंग। ठीक है। अगर इट इज कॉमन टू लुक एट पी मल्टीपल ऑफ इंडेक्स, अगर आपको पी मल्टीपल इंडेक्स की अगर आपको देखने आती है, आप देख रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ओवर वैल्यू की अंडर वैल्यू। जब पी मल्टीपल हायर होता है व्हेन प्राइस अहेड ऑफ अर्निंग नंबर, अर्निंग नंबर से ज्यादा हो, अहेड है प्राइस उसका, अर्निंग से ज्यादा आगे चल रहा है, और मार्केट ज्यादा से ज्यादा पैसे देने को तैयार है। ठीक है। व्हेन मार्केट करेक्ट, और मार्केट क्या होता है, गिरता है, करेक्ट होता है, तो अनसर्टेनिटी बढ़ जाती कि फ्यूचर अर्निंग क्या होगी, तो पी मल्टीपल भी ड्रॉप होता है। आपको केस स्टडी दे सकता हूं कि आप जाओ और अभी IT सेक्टर का पीई देख लेना जाके। ठीक है, जो IT सेक्टर अभी गिर रहा है ना, करेक्ट हो रहा है, जाओ देखो उसका पी क्या है। तो आपको क्या दिखेगा, एक वैल्यू इन्वेस्टर को क्या लगेगा कि पिकअप स्टॉक व्हेन दे आर चीप। ठीक है। और इंटरेस्टेड होते हैं परचेज करने के लिए व्हेन पी इज लो। ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लो है तो बहुत अच्छा ही होगा, हमेशा आपको कंपेयर भी करना है एक कंपनी के पीक से विथ अनदर कंपनी, टू चेक द रिलेटिव वैल्यू। ठीक है। आप हमेशा देखना कि जो कंपनी स्टेबल है, लार्ज है और वेल नोन कंपनी, उसका पी हमेशा हायर होगा, क्योंकि द पी मल्टीपल द मार्केट इज विलिंग टू पे फॉर अनदर स्मॉलर लेसर नोन और रिस्की कंपनी इन द सेम सेक्टर। आप, यानी कि आपको ज्यादा पैसे दे रही है ना लोग, जिसके बारे में नहीं जानते हैं, लेसर नोन है, रिस्की कंपनी, उसको काय देंगे। ठीक है। स्मॉलर और रिस्कियर कंपनी में कमांड हायर पी, वो भी होता है क्यों, टू देयर हायर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। ठीक है।
कई बार लार्जर एंड मोर स्टेबल कंपनी पी माइट बी लेसर देन देम, तो उनसे कम होती है कई बार जब हायर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन दिख रहा है। इसको बहुत डिटेल में आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे केवल ये बुकिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।